गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखो आज हमारा ये फिलोसॉफी का सेकंड लेक्चर है। फिलोसॉफी का सेकंड लेक्चर है। पिछली क्लास में हमने बात करी थी फिलोसॉफी क्या है, दर्शन क्या है, और हमने इसमें बात करी थी मेटाफिजिक्स की। किसकी बात करी थी? मेटाफिजिक्स की। मेटाफिजिक्स जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा। और आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी। देखो ये कुछ कुछ बेसिक टर्म है। हम देखो जब मेन सिलेबस में या हम षड दर्शन पे या इंडियन फिलोसॉफी पे जब हम मेन टॉपिक पे आएंगे तो उससे पहले उसकी बहुत अच्छी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होने के लिए कुछ फिलोसॉफी के आपको टर्मिनोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। अगर ये सारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको एक बार हो जाएगी तो फिर षड दर्शन हो गए या कोई भी हमें फिलोसॉफी पढ़ना है उनको पढ़ने में हमें आसानी रहेगी। ठीक, तो आज का ये जो हमारा एपिस्टेमोलॉजी है इसको हम बोलते हैं ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं, मीमांसा का मतलब होता है कमेंट्री और ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज। नॉलेज, हम ज्ञान की बात कर रहे हैं। हमें किस टाइप की ज्ञान की बात करना है? तो बेसिकली यहां पर ज्ञान मीमांसा में इसको हम क्या बोलते हैं? ज्ञान का सिद्धांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्ञान का सिद्धांत। इंग्लिश में इसको बोलेंगे थ्योरी ऑफ नॉलेज। थ्योरी ऑफ नॉलेज। थ्योरी ऑफ नॉलेज। तो क्या होता है कि जो एपिस्टेमोलॉजी है ये हमारे दर्शन की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हमें ज्ञान या परम तत्व से साक्षात्कार कैसे होगा हम इस विषय पर बात करते हैं। तो हम इसको एक सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं। हमने बोला था कि जब हम फिलोसॉफी की बात कर रहे थे, फिलोसॉफी फिलोसॉफी में हमने बोला था हमें इसमें टोटल 4 ब्रांच में बात करनी है जो हमारी इसकी शाखाएं हैं। एक हम पहले लेक्चर में देख चुके मेटाफिजिक्स, आज का हमारा है एपिस्टेमोलॉजी। फिर हम बात करेंगे मॉरल फिलोसॉफी का, मॉरल फिलोसॉफी जिसको हम इथिक्स के नाम से भी पढ़ते हैं। इथिक्स के नाम से भी पढ़ते हैं। ये भी हमारा पेपर 4 में आपके सिलेबस में दिया हुआ है। और एक होता है तुम्हारा सोशल पॉलिटिकल फिलोसॉफी। पॉलिटिकल फिलोसॉफी, ठीक है। तो हम ये पॉलिटिकल थिंकल, सोशल थिंकर्स, ये वाले टॉपिक में हमको ये टॉपिक में कुछ कुछ विचारक दिए गए हैं, कुछ कुछ थिंकर्स दिए गए हैं, लेकिन इन उनको समझने से पहले आपको इसकी क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। तो हम एपिस्टेमोलॉजी पर बात कर रहे थे, तो हमने क्या बोला? ये एपिस्टेमोलॉजी हमारे दर्शन की, फिलोसॉफी की एक ऐसी ब्रांच है जहां पर ऐसी शाखा है जहां पर हम किसकी बात करते हैं? नॉलेज की बात करते हैं। नॉलेज, ज्ञान की बात करते हैं कि ज्ञान हमें कैसे प्राप्त होगा। तो ये जो ज्ञान है, ज्ञान के संदर्भ में हमें क्या क्या देखना पड़ेगा? ज्ञान के संदर्भ में वो जो ज्ञान है उसका नेचर कैसा है, स्वरूप कैसा है। ज्ञान, जो नॉलेज, जिस ज्ञान की हम बात कर रहे हैं उसका नेचर कैसा है, उस जहां से हमें जो ज्ञान मिल रहा है उसका सोर्स क्या है। सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, स्रोत क्या है, इसको हिंदी में स्रोत बोलेंगे। स्रोत क्या है, स्रोत क्या है, ठीक है। वो जो ज्ञान हमें मिल रहा है उसकी वैलिडिटी क्या है। वैलिडिटी, वैलिडिटी का मतलब क्या है? उसका किस हद तक वो विश्वसनीय है, उसकी प्रामाणिकता क्या है। प्रामाणिकता क्या है, प्रामाणिकता क्या है, ठीक। कौन सी ऐसी मेथड्स हैं, ऐसी कौन कौन से साधन हैं जिन साधनों का उपयोग करके हमने वो ज्ञान हासिल किया है, ठीक। और उस ज्ञान की कोई लिमिट है क्या, कोई सीमा है क्या। हम इन सारी चीजों के मतलब ज्ञान के रिस्पेक्ट में हम नेचर, सोर्स, वैलिडिटी, मेथड और लिमिट के बारे में बात करते हैं, ठीक। तो अगर हम यहां पर बोले कि अगर हम मेटाफिजिक्स क्या होता है, अगर हम सबसे पहले यहां पर समझे कि जो मेटाफिजिक्स, जो तत्व मीमांसा है, तत्व मीमांसा है वो क्या बताता है। जैसे कि हमने बोला था कि मेटाफिजिक्स में हम मेनली 3 टॉपिक पर बात करते हैं। GSW, मैंने आपको पहले लेक्चर में भी याद कराया था। G फॉर गॉड, दैट इज ईश्वर। S फॉर साउल, दैट इज आत्मा। और वर्ल्ड, दैट इज जगत, ठीक। तो बेसिकली व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी, व्हाट इज अल्टीमेट रियलिटी क्या है, अल्टीमेट रियलिटी क्या है, परम तत्व क्या है, परम तत्व क्या है,
जिससे सब चीजों का निर्माण हुआ, अल्टीमेटली हमारा हमको ये जानना है। लेकिन हम एपिस्टेमोलॉजी की जब बात करते हैं, हम ज्ञान मीमांसा की बात करते हैं, एपिस्टेमोलॉजी की जब बात करते हैं, तो देखो हमने यहां पर एक शब्द क्या बोला कि व्हाट इज अल्टीमेट रियलिटी। तो मेटाफिजिक्स में हम बात करते हैं कि भाई ये यथार्थ क्या है, यथार्थ क्या है, व्हाट इज अल्टीमेट रियलिटी। और एपिस्टेमोलॉजी में क्वेश्चन ये हो जाता है कि हम उस यथार्थ को उस यथार्थ को कैसे जाने, यथार्थ उस अल्टीमेट रियलिटी को कैसे जाने, कैसे जाने। अगर मैं एक सिंपल इसको एग्जाम्पल के माध्यम से बात करूं, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें, मान लो कि आपकी मंजिल ये है, ठीक है, आपको यहां पर पहुंचना, दिस इज द फाइनल डेस्टिनेशन, ठीक है। तो यहां तक पहुंचने के लिए आपने कौन कौन से माध्यम कौन कौन से सोर्सेस का यूज किया हुआ है। मतलब सिंपल सी बात है कि यथार्थ क्या है, और दूसरा यहां पर एपिस्टेमोलॉजी में बात करते हैं कि हम यथार्थ को कैसे जान सकते हैं, यहां पर हम बात करते हैं, ठीक। तो यहां पर जो हम यहां पर मैंने आपको एक स्लाइड रखी हुई है, यहां पर हम बात करते हैं कि कुछ सेंट्रल क्वेश्चंस इन एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा के प्रमुख क्वेश्चन क्या है। कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि सर आपको थोड़ा सा पीपीटी में लिख के डाल दीजिए ये, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि एपिस्टेमोलॉजी का जो डोमेन है, जो इसका हमारा हमको कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से क्वेश्चन से ये ज्ञान मीमांसा स्टार्ट होता है। तो वहां पर पहला क्वेश्चन तो आता है ज्ञान है क्या, व्हाट इज नॉलेज, नॉलेज है क्या चीज। आई बात समझ में। पहले तो ये समझना पड़ेगा आपको एपिस्टेमोलॉजी में कि भैया क्या है, ज्ञान क्या है। जब ज्ञान समझने के बाद हमारा अगला क्वेश्चन निकल के आता है कि ज्ञान, जहां से हमें ज्ञान, ये तो देख ली ज्ञान क्या है, और ज्ञान के सोर्सेज, व्हाट इज द सोर्सेज ऑफ नॉलेज, ज्ञान का स्रोत क्या है, ठीक है। हमको जो सोर्स से ज्ञान मिल रहा है, क्या वो सोर्स वैलिड सोर्स है, क्या विश्वसनीय सोर्स है। दूसरी बात हम क्या करते हैं कि हमने ज्ञान कैसे प्राप्त किया, हम ज्ञान को कैसे एक्वायर कर सकते हैं, हमें ज्ञान मिल कहां से रहा है, व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स फॉर द नॉलेज, नॉलेज के लिए क्या है, ठीक। नॉलेज से हमें मतलब ज्ञान किस तरीके से हम एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन निकल के आता है क्या बुद्धि ज्ञान देती है या अनुभव। अब देखो दो चीजें निकल के आ रही है यहाँ पर, आप इस बात को बहुत अच्छे से समझना। तो हम आगे, क्योंकि देखो हमारा फ्लो ऐसा रहेगा कि पहले हम वेस्टर्न फिलोसॉफी के संदर्भ में पढ़ेंगे और फिर हम सीधे उसको भारतीय दर्शन की तरफ लेके जाएंगे। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या डील कर रहा है, क्वेश्चन ये डील कर रहा है कि क्या बुद्धि ज्ञान देती है या अनुभव। बुद्धि का मतलब होता है इंटेलेक्ट, रीजन, ठीक है। और क्या अनुभव का मतलब होता है एक्सपीरियंसेस, अनुभव जो हम फील करते हैं, एक्सपीरियंसेस। तो यहां पर मेजर जो डिबेट है वो ये है कि भैया हमें जो ज्ञान मिल रहा है वो हमारी बुद्धि के कारण मिल रहा है या हमें एक्सपीरियंस के कारण मिल रहा है। तो यहाँ पर अभी दो कॉन्सेप्ट को हम आगे बात करेंगे, जिसको हम बोलते हैं, एक को बुद्धिवाद बोलते हैं और एक को हम बोलते हैं अनुभववाद बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा अगला जो प्रश्न निकल के आता है, तो अगला प्रश्न निकल के आएगा कि क्या मानव परम तत्व हमने क्या बोला था, अल्टीमेट रियलिटी। और हमने पिछले लेक्चर में देखा था व्हाट इज अल्टीमेट रियलिटी, जीएसडब्ल्यू, गॉड, दैट इज ईश्वर, साउल एंड वर्ल्ड, ठीक है। तो हम तत्व ईश्वर आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकता है क्या। पहला क्वेश्चन ये, क्या मतलब ये जो अल्टीमेट रियलिटी है, क्या हम यहां तक इनका ज्ञान, हमारी इतनी औकात है कि हम इस ज्ञान को समझ सके, हम इसका साक्षात्कार कर सके। ये भी क्वेश्चन होता है, कैन ह्यूमन बीइंग नो अल्टीमेट रियलिटी, गॉड और सोल, ठीक है। और अगर देखो दो बातें हैं, क्या हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो यही है, क्या हम वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जिससे हमें यथार्थ की जानकारी हो जाए, यथार्थ की जानकारी हो जाए, मतलब यथार्थ मतलब अभी तुम सिंपल भाषा में ये समझ लो कि हमें जीएसडब्ल्यू का ज्ञान हो जाए। और अगर नहीं, तो अगर हमारे पास वो ज्ञान ही नहीं है कि हम इसकी रियलिटी को समझ सकें, इसका मतलब देयर इज शुड बी द लिमिटेशन ऑन दैट नॉलेज। लिमिटेशन, क्या उस ज्ञान की कुछ लिमिटेशंस है। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये निकल के आता है, हाँ क्या उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, अगर हैं तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस में अगर हम बात करते हैं। लेकिन अगर हम मॉडर्न फिलोसॉफी के पर्सपेक्टिव से बात करें, हम आधुनिक दर्शन शास्त्र के व्यू से बात करें, तो वहां पर निकल के आता है कि एपिस्टेमोलॉजी इक्वली इंपॉर्टेंट एज दैट ऑफ मेटाफिजिक्स। मतलब सिंपल भाषा में अगर हम बोलें तो इनका कहने का मतलब यह है कि मॉडर्न फिलोसॉफी में जितना एपिस्टेमोलॉजी का इंपॉर्टेंस है या जितना मेटाफिजिक्स का इंपॉर्टेंट है, उतना एपिस्टेमोलॉजी का भी इंपॉर्टेंस है,
ठीक, यहां तक इसके लिए बहुत बढ़िया एक कोट किया जाता है जॉन लॉक साहब का। किसका? जॉन लॉक। ठीक, जॉन लॉक जी ये कहते हैं कि अगर कोई सैनिक अगर युद्ध में जा रहा है तो युद्ध में जाने से पहले वह अपने वेपन्स, अपने अस्त्र शस्त्र के बारे में उसको पूरी तरीके से जांच कर लेता है। देखो इसका सिंपल सच है, कोई जॉन लॉक की बात अपनी जगह है, हम तो अपनी डेली लाइफ की बात करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहीं जाना है, ठीक है, आप मान लो कि आपको कहीं जाना है, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ से मुंबई जाना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं? मुंबई जाना चाहते हैं। वो कहाँ से जाना चाहते हैं? सपोज आप भोपाल से मुंबई जाना चाहते हैं, ठीक है। आपको जाना कहाँ है, मतलब इंपॉर्टेंट आपको ये नॉलेज है कि मुझे मुंबई जाना है, लेकिन हमें जाना है, हम कैसे मुंबई तक पहुंचेंगे उसके बारे में आपके पास, आपको उसके इंस्ट्रूमेंट के बारे में, साधन के बारे में, सीमाओं के बारे में पता होना चाहिए। तो हम एग्जाम्पल ऐसा बोल सकते हैं कि आप बाई ट्रेन भी जा सकते हो, बाय आप रोड भी जा सकते हो, आप बाय फ्लाइट भी जा सकते हो। अच्छा ठीक है, ये सारे ऑप्शन, हमको बाई रोड जाना है। बाई रोड जाने के लिए, मुंबई पहुंचने के लिए मान लो हमारे पास 3 रास्ते हैं, ठीक है। मान लो मुंबई पहुंचने के लिए हमारे पास 3 रास्ते हैं, पहला रास्ता ये जा रहा है, पहला दूसरा रास्ता ये जा रहा है, तीसरा ये जा रहा है। ये पुराना वाला रास्ता है, ये नया रास्ता बना हुआ है, और ये थोड़ा सुनसान वाला इलाका है। तो ये जानकारी आपको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, कि आप अगर मान लो जिस भी रास्ते से जा रहे हो उस रास्ते के इफ एंड बट्स क्या है, ठीक है, कहाँ पर क्या परेशानी है, आप जिस गाड़ी से जा रहे हो उस गाड़ी में प्रॉपर डीजल है या नहीं है, पेट्रोल है या नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक से जा रहे हो तो उसमें मान लो आपकी बैटरी प्रॉपर चार्ज है कि नहीं है, इन बिटवीन कहीं पर अगर बैटरी चार्ज करने का ऑप्शन है कि नहीं है। मतलब फाइनल डेस्टिनेशन जाने से पहले ये सारे क्वेश्चन दिमाग में आते हैं कि नहीं आते हैं? तो उसी तरीके से जब तत्व मीमांसा में जब हम बात करते हैं कि भैया हम परम तत्व की बात करते हैं कि परम तत्व कैसा है, किस तरीके से दिखता है, किससे बना हुआ है, और तो वहां पर बात होती है कि परम तत्व तक जानने के लिए जो हमें ज्ञान की आवश्यकता है, वो क्या ज्ञान का हमारे पास साधन है, क्या स्रोत हैं, क्या मेथोडोलॉजी है, क्या हमारे पास सोर्सेज है, और अगर हैं तो ठीक है, और अगर नहीं है तो व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर नॉलेज। तो ये सारी बातें हम किसमें करते हैं? हम एपिस्टेमोलॉजी में बात करते हैं। यहां तक की बात क्लियर है? देखो जब भी अगर दर्शन पढ़ने बैठो, देखो दर्शन पढ़ने से पहले, अगर देखो मेन टॉपिक पे जाने से पहले इंपॉर्टेंट है जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि पहले ये टर्मिनोलॉजी समझ लो, क्योंकि फिर वो चीज बिल्कुल आसान सब्जेक्ट हो जाएगा। मतलब फिलोसॉफी भी सबसे आसान सब्जेक्ट हो जाएगा, जिस तरीके से आपका इतिहास और क्या बोलते हैं पॉलिटी वॉलिटी जो सिंपल सिंपल सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो हमने मेटाफिजिक्स की बात कर ली, हमने ज्ञान मीमांसा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर व्हाट इज द सोर्स ऑफ नॉलेज, किसकी बात कर रहे हैं हम? व्हाट इज सोर्स ऑफ नॉलेज, ये नॉलेज का सोर्स क्या है, ठीक। तो अगर सोर्स ऑफ नॉलेज की बात कर रहे हैं, मैं ये सारा पोर्शन हटा दे रहा हूं, ठीक। हम बात कर रहे हैं कि सोर्स ऑफ नॉलेज की, सोर्स ऑफ नॉलेज, नॉलेज हिंदी में भी आप चाहो तो लिख सकते हो ज्ञान के स्रोत, ज्ञान के स्रोत क्या है, ठीक है। तो और ये हम किस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं? अभी मैं बात करूंगा लगभग लगभग 10 से 15 मिनट वेस्टर्न फिलोसॉफी में, इन वेस्टर्न फिलोसॉफी, वेस्टर्न फिलोसॉफी, इसको हिंदी में बोलते हैं पाश्चात्य दर्शन, पाश्चात्य दर्शन में ज्ञान के साधन, साधन बोल लो, स्रोत बोल लो, इंस्ट्रूमेंट बोल लो। तो यहां पर दो विचारधाराएं आती है, इसमें दो विचारधाराएं आएंगी। पहली वाली को हम बोलते हैं रैशनलिज्म, रैशनलिज्म, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं बुद्धिवाद, बुद्धिवाद। आप इसके कोर कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना कि रैशनलिज्म का मतलब क्या होता है, ठीक। अब दूसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है, दूसरे कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें तो दूसरे कॉन्सेप्ट में हम बात करते हैं, इसको हटा दो अभी, दूसरे कॉन्सेप्ट में हम बात करते हैं एम्पिरिसिज्म की, एम्पिरिसिज्म। एम्पिरिसिज्म को हम हिंदी में बोलते हैं अनुभववाद, अनुभववाद। हालांकि इसके अलावा भी और भी तरीके होते हैं, लेकिन अभी हम इन दो टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक। और बीच में हम रख लेते हैं ज्ञान,
ज्ञान, ज्ञान। ठीक, अब यहां पर इसको हम इंटेलेक्ट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम? इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट। हम इसको रीजन भी बोल सकते हैं, रीजन। ठीक, और इसको हम बोल सकते हैं एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस, अनुभव। और बीच में हमारा रखा हुआ है ज्ञान। क्या रखा हुआ है बीच में? हमारा ज्ञान रखा हुआ है, ये नॉलेज, जिसको हम बोल रहे हैं नॉलेज। देखो, अब बात यह है कि हमें ज्ञान बुद्धि से मिल रहा है या अनुभव से मिल रहा है या दोनों जरूरी है। ये यहां पर मेन क्वेश्चन निकल के आता है। क्या ज्ञान हमें बुद्धि से मिल रहा है? जो दार्शनिक ये मानते हैं कि बुद्धि ही केवल ज्ञान का एकमात्र स्रोत है, तो उनकी विचारधारा कैसी है? बुद्धिवादी विचारधारा है, रेशनलिस्ट विचारधारा है। और जो दार्शनिक ये मानते हैं कि जो ज्ञान, जो नॉलेज का सोर्स केवल और केवल अनुभव है, तो वो किसको मानते हैं? एम्पिरिसिज्म को मानते हैं, अनुभववाद को मानते हैं। मतलब अल्टीमेट व्हाट हु इज दी, मतलब सेंटर में कौन है? सेंटर में नॉलेज है। और ये अलग अलग दर्शन, अलग अलग विचारधाराएं हैं। तो हम एक एक करके समझते हैं और फिर हम आगे की ओर बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे रेशनलिज्म की बात करें, अच्छा, इसको इसको तर्क समर्थ करने वाले अगर हम बात करें, एक नाम आता है डेस्कार्ते का, डेस्कार्तेस। ठीक, एक नाम आ जाएगा आपका स्पिनोजा का, और एक नाम आता है आपका लिबनीज का। हालांकि ये नाम आपको याद नहीं रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने आपको सिर्फ नोट करने की पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिए। अगर नहीं भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी जो हमारे सिलेबस में हमको इंडियन दर्शन, षड दर्शन पढ़ना है, लेकिन षड दर्शन भी जब पढ़ोगे आप, तो उसमें भी आपको ये उसमें देखना पड़ेगा कि अगर सांख्य फिलोसॉफी की बात कर रहे हैं, योग फिलोसॉफी की बात कर रहे हैं, तो उसके विद रिस्पेक्ट टू सांख्य एंड विद रिस्पेक्ट टू योग और वॉट एवर इट, विद रिस्पेक्ट टू मीमांसा और न्याय वैशेषिक, कोई भी थिंकर पढ़ लोगे, पहला क्वेश्चन ये निकल के आएगा कि व्हाट इज देयर मेटाफिजिकल कंसर्न, व्हाट इज देयर एपिस्टेमोलॉजिकल कंसर्न, व्हाट इज देयर एथिकल कंसर्न एंड व्हाट इज देयर सोशियो पॉलिटिकल कंसर्न। तो जब हमको इन्हीं डायमेंशन में पढ़ना है तो पहले इन्हीं शब्दों को समझना जरूरी है या नहीं है? ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूं अब। ठीक है, मैंने नोट कर दिया। आप वीडियो को पॉज करके फिर नाम लिख सकते हो। अगर हम बात करें, तो अगर हम रैशनलिज्म की बात करें, तो हम सबसे पहले हम रैशनलिज्म को उठा रहे हैं। ठीक है, और दीज आर द सोर्सेस इन दी वेस्टर्न फिलोसॉफी। ठीक है, अब अगर हम बात करें, पहली बात करें, इसमें रैशनलिज्म की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? रैशनलिज्म, रैशनलिज्म। मतलब आप बस सिंपल ये सब अलग कहने की बात है। एक ही चीज याद रखो, एक होती है बुद्धि, हमारी बुद्धि, और एक होता है अनुभव, और बीच में ज्ञान। कुछ ज्ञान हमें बुद्धि से मिल रहा है, कुछ ज्ञान हमें अनुभव से मिल रहा है, बस इसी तर्क पे बात होगी। बीच में रख लो नॉलेज, हमें नॉलेज बुद्धि से मिल रहा है, ज्ञान से मिल रहा है, सॉरी, हमें ज्ञान जो मिल रहा है वो बुद्धि से मिल रहा है या अनुभव से, एक्सपीरियंसेस से मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पर पहले पॉइंट की अगर हम बात करें, तो पहले पॉइंट में हम बोलते हैं, इन्होंने इनका क्या रैशनलिज्म, जिसे मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक है, हमने क्या बोला कि रीजन और रीजंस, रीजन एंड इंटेलेक्ट, intellect is a primary source of, is primary source of ultimate knowledge, ultimate knowledge, ultimate knowledge और true knowledge। और हम बोल सकते हैं, ठीक है, परम तत्व को जानने के लिए हमारी बुद्धि है, मतलब बुद्धि ही ज्ञान का मुख्य स्रोत है। बुद्धि ही ज्ञान का मुख्य स्रोत है। अभी सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, जब सांख्य में पढ़ाऊंगा, सांख्य पे जब लेक्चर लेके आएंगे, कि बुद्धि है क्या चीज एंड हाउ बुद्धि मन आर डिफरेंट। ठीक, तो अभी सिर्फ आप इंटेलेक्ट से इसको रिलेट कीजिए। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। तो ये हो गया तुम्हारा रैशनलिज्म। अब हम रैशनलिज्म को भी यही डिस्कस करते हैं। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें, तो पहले फीचर में हमने क्या बोला? फीचर की बात करें कि पहला इसमें हो जाता है कि जिसे जो जैसे अगर हम बात करें मैथमेटिकल ट्रुथ, मैथमेटिकल ट्रुथ। ठीक, इसमें एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं। किसी ने बोले 2+2 4 होते, मतलब होते हैं, इसको क्या ही अनुभव करोगे आप? आई बात समझ में? सो बेसिकली इसको हम एक पॉइंट में लिख सकते हैं, क्या? बुद्धि ही यथार्थ ज्ञान, यथार्थ अल्टीमेट रियलिटी, यथार्थ ज्ञान का स्रोत है। ठीक,
मतलब हमें इसमें कोई सेंसेस पे डिपेंड नहीं होना है, आई बात समझ में। हम किसी एक्सपीरियंस पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। अगर हम दूसरे फीचर्स की बात करें, इसके फीचर नंबर सेकंड की बात करें, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा बुद्धिवाद है, जो हमारा रीजन है, जो हमारा इंटेलेक्ट है, वो कैसा है? एक्टिव है। एक्टिव है, सेल्फ कॉन्शियस है, सेल्फ कॉन्शियस, सेल्फ कॉन्शियस है। ठीक है। और क्या है? इंडिपेंडेंट है। ये हमारे अनुभवों से स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। ठीक, क्या बोल सकते हैं कि बुद्धि स्वयं कार्य करती है। ठीक, मतलब हमारा दिमाग खुद चलेगा, हमारी बुद्धि खुद काम करेगी। ये किसी भी सेंस के एक्सपीरियंस का गुलाम नहीं है। आ रही बात समझ में? ये क्या है? ये क्या है? खुद से काम करती है। अगर इसके तीसरे फीचर की बात करें हम, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या है? जो हमारा हम रैशनलिज्म की बात कर रहे हैं, ये चीज क्या है? ज्ञान अनुभव पूर्व है। ज्ञान अनुभव अनुभव पूर्व है। अनुभव से पहले से ज्ञान है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं इसके लिए? वर्ड यूज करेंगे हम, प्रायोरी। प्रायोरी। ठीक, यहां तक की बात क्लियर है। तो यहां पर जो बुद्धिवाद का जो कॉन्सेप्ट है, बुद्धिवाद ये मानते हैं कि कुछ ज्ञान अनुभव से पहले भी संभव है। कुछ ज्ञान अनुभव से पहले क्या है? संभव है। संभव है। ठीक है। अब देखो, जैसे इसका एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर मैं आपको बोलूं कि अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल है और ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, ठीक है, तो बेसिकली 3 साइड होती है, ये इसका क्या है? अनुभव। जब आप ट्रायंगल को देखोगे, उसको समझोगे, उसको अनुभव करोगे, उससे पहले भी अगर ट्रायंगल बोल दिया है तो मतलब ये एक ऐसी आकृति जिसमें 3 साइड हैं। ठीक है। तो बेसिकली ट्रायंगल हैज 3 साइड। ये क्या है? एक ये प्रियोरी ट्रुथ है। ठीक, यहां तक की बात अगर हम आप समझ सकते हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं। यहां तक की बात क्लियर है। और अगर हम चौथे इसके इसके डी पॉइंट की बात करेंगे, तो हमने क्या बोला कि ये जो रैशनलिज्म में हम क्या बोलते हैं कि बेसिकली दीज आर द इनेट आइडियाज। इनेट आइडिया। इनेट आइडिया, इसको हम हिंदी में बोलते हैं जन्मजात प्रत्यय। क्या बोलते हैं? जन्मजात प्रत्यय। जन्मजात प्रत्यय। ठीक। अब देखो, इनका क्या आर्गुमेंट होता है रैशनलिज्म में, इस पॉइंट के संदर्भ में इनका क्या पॉइंट रहेगा? इनका पॉइंट रहता है कि अगर हम बात करते हैं, मतलब जैसे आत्मा हो गई, बुद्धि हो गई, तो जो आत्मा है, बुद्धि है, इसमें कुछ विचार हमारे जन्म से ही विद्यमान हैं। ठीक, जैसे आत्मा में, सौल में, ठीक, बुद्धि में, इंटेलेक्ट में कुछ विचार, कुछ आइडियाज जो पहले से ही हमारे में प्रेजेंट है। जैसे एग्जांपल बहुत अच्छे समझ लो कि अगर मान लो कि बीज है, बीज में आप बीज को गाड़ दे रहे हो, बीज की औकात होगी, बीज की कैपेबिलिटी होगी, तभी तो पेड़ बन पाएगा। मतलब पेड़ बनने की क्षमता उसमें पहले से विद्यमान है। मतलब ये जन्मजात प्रत्यय हो गया। तो उसी तरीके से अगर हम बात कर सकते हैं कि जो आइडिया ऑफ गॉड है, आइडिया ऑफ ईश्वर, ईश्वर के बारे में, आत्मा के बारे में, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट के बारे में, कार्य कारण के बारे में, ठीक है, मैथमेटिकल ट्रूथ के बारे में, ये हमारे में पहले से ही क्षमता प्रेजेंट होती है। हमारी बात समझ में? अभी हम आपको जब सांख्य पढ़ाएंगे तब उसमें थ्योरी ऑफ कॉजेशन बताएंगे, हम सत्कार्यवाद बताएंगे, तो उसमें ये बोला जाता है कि कोई भी इफेक्ट जो होता है वो पहले से कॉज में प्रेजेंट रहता है, लेकिन वो जो कॉज है, कॉज में पोटेंशियल होना चाहिए ताकि वो अपने पोटेंशियल से इफेक्ट में कन्वर्ट हो सके। अभी उस बात में जाएंगे तो पूरा भी सांख्य में अपना डिस्कशन घुस जाएगा, तो अपने को भी उसमें बात नहीं करनी है। आ रही बात समझ में? यहां तक की बात क्लियर है। इसका एक सबसे अच्छा क्लासिकल एग्जांपल माना जाता है, क्या माना जाता है कि जैसे मकड़ी जो है, मकड़ी स्पाइडर जो जाला बनाती है, मकड़ी जो अपना जाला बनाती है, वो अपने अंदर से ही बनाती है, अंदर से ही बनाती है। उसी तरीके से बुद्धि में, इंटेलेक्ट में जन्मजात कुछ प्रत्यय ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं और बाद में जाके वही उनकी कैपेबिलिटीज, उनकी क्षमता है, वो बाद में ज्ञान का रूप ले लेती है। ये मेरा तर्क नहीं है, ये रैशनलिस्ट लोगों का तर्क है। ठीक। और अगर हम सिक्स पॉइंट की बात करें, सिक्स पॉइंट की बात करते तो यहां पर क्या होता है? जो हमें इंटेलेक्ट से ज्ञान मिला है, जो हमें बुद्धिवाद से ज्ञान मिला है, इंटेलेक्ट से जो हमें ज्ञान मिला है, वो कैसा है? वो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। कैसा है? सार्वभौम है, सार्वभौम। ठीक। दूसरी बात करें हम, वो सर्टन है, निश्चित है।
क्या है, निश्चित है। तीसरी अगर हम बात करें तो वो नेसेसरी है, नेसेसरी है, अनिवार्य है, अनिवार्य है। तो हमने क्या क्या देखा कि भैया ये मैथमेटिकल ट्रूथ है, ठीक है, एक्टिव है, सेल्फ कॉन्शियस है, इंडिपेंडेंट है, हमने क्या बोला, अप्रायोरी है, ठीक, उसके इनिट आइडिया जन्मजात प्रत्यय है, और इंटेलेक्ट से जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, जो हमें बुद्धिवाद से, जो हमें बुद्धिवाद से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो कैसा है, सार्वभौम है, निश्चय है और अनिवार्य है। आ रही बात समझ में? तो बेसिकली हम आज पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एपिस्टीमोलॉजी, और एपिस्टीमोलॉजी को पढ़ने के लिए पढ़ने में हमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं कि जो हम परम तत्व है उसके ज्ञान के हमें फॉर्म कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, ये सभी हमें चीजें देखनी पड़ेगी। यहां तक की बात क्लियर है, ठीक। तो यहां पर हमने कुछ चीजें बात कर ली है। अब हम बात कर रहे हैं, हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो है इसी में जो दूसरा हमने यहां पर बात करी थी, ये वाला हमने रैशनलिज्म बुद्धिवाद को डिस्कस कर लिया है। अब हम अनुभववाद की बात करते हैं, हम एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं। तो यहां पर हम किस चीज की बात करेंगे, हम बात करेंगे सेंस एक्सपीरियंस की, सेंस सेंस एक्सपीरियंस की, अनुभवों की बात करेंगे, जो हमारी इंद्रियां हैं जिससे हमें अनुभव होते हैं, जैसे आंखों से देखना, कानों से सुनना, टच करना, स्पर्श टेस्ट करना, ये हम पढ़ेंगे, सारी इंद्रियों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला गया है, अब हम बात करते हैं एम्पिरिसिज्म, अनुभववाद की बात करते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, अनुभववाद, एम्पिरिसिज्म, एम्पिरिसिज्म, अनुभववाद, अनुभव वाद, अनुभववाद की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहां पर इनका एक ही तर्क आता है कि भैया देखो, दो चीज हमने पहले बताई थी आपको, बीच में क्या है, ज्ञान है, एक तरफ बुद्धि और एक तरफ अनुभव है, एक तरफ इंटेलेक्ट है और एक तरफ एक्सपीरियंस है और बीच में ज्ञान है। तो इनका कहना ये होता है कि जो अनुभव है, अनुभव अनुभव ही ज्ञान का मुख्य स्रोत है। इसको आप अंग्रेजी में खुद लिख लीजिएगा कि एक्सपीरियंस इज ओनली द सोर्स ऑफ नॉलेज, ठीक। यहां तक की बात क्लियर है। सो बेसिकली हम, और ये थ्योरी कहां से निकल के आ रही है, थ्योरी निकल के आ रही है अनुभव, स्पेशली सेंसरी ऑर्गन्स, ठीक है, सेंस एक्सपीरियंस। तो यहाँ के इसके कुछ पॉइंट्स आप समझो। पहले अगर पॉइंट की बात करें तो बेसिकली ये बुद्धिवाद का विरोध करता है, बुद्धिवाद का क्या करता है, विरोध करता है, विरोध मतलब अपोज करता है, अपोज, ठीक। और साथ में ये बोलता है कि नहीं, बुद्धि के साथ में अनुभव भी कंपलसरी है, बिना अनुभव के चीजें आगे नहीं बढ़ती हैं, ठीक। तो इन्होंने क्या बोला, बुद्धि के साथ, इंटेलेक्ट के साथ क्या होना चाहिए, इंटेलेक्ट के साथ में क्या होना चाहिए, अलॉन्ग विद दी हमारे पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक। दूसरी बात ये बोलता है कि जो इंटेलेक्ट है, इंटेलेक्ट है वो है ब्लैंक स्लेट की तरह है, ब्लैंक स्लेट, एक खाली पट्टी की तरह है, एक ब्लैंक पेपर की तरह है, ठीक है, ब्लैंक पेपर की तरह है, ठीक है। और इन्होंने क्या करा है, इन्होंने दे रिजेक्टेड इनेट आइडियाज, इनेट आइडियाज, इन्होंने जन्मजात प्रत्ययों को क्या अस्वीकार कर लिया गया है, ठीक। तो इनका कहना ये है, इनका कहना किनका, ये एम्पिरिसिज्म वालों का, इनका कहना ये है कि जो संवेदनाएं होती हैं, संवेदना, संवेदना मतलब सेंसेशन, और सेंसेशन और एक्सपीरियंस, ठीक, सेंसेशन और एक्सपीरियंस, मतलब दो शब्द लिख रहा हूं, एस और ई, ये और एक्सपीरियंस, संवेदना और अनुभव से मिलकर ही क्या बनता है, ज्ञान बनता है, ठीक। मतलब क्या होता है कि जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है, एक्सटर्नल वर्ल्ड दैट इज जगत, बाहर, बाहर की जो चीजें हैं, बाहर की चीजों को हम अनुभव के माध्यम से, संवेदनाओं के माध्यम से प्राप्त करते हैं, और जो हमारा मन और बुद्धि है उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में रीऑर्गेनाइज कर लेता है या ऑर्गेनाइज कर लेता है। आई बात समझ में, यहां तक की बात क्लियर है, ठीक। अब यहां पर दूसरी चीज क्या निकल के आती है, इनका लिमिटेशन की अगर हम बात करें कि नॉलेज इज लिमिटेड, ये बोलते हैं नॉलेज इज लिमिटेड। नॉलेज लिमिटेड का मतलब क्या है, देखो हम बात करें एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस मतलब हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, हम सेंसरी ऑर्गन की बात कर रहे हैं। आप, तुम कर्मेंद्री की बात कर लो, चाहे ज्ञानेंद्री की बात कर लो, तन मात्राओं की बात कर लो, किसी भी चीज की बात करो, मतलब सिंपल हम एक शब्द बोल सकते हैं, इंद्रियों की बात कर लो। तो जो हम इंद्रिय से अनुभव कर सकते हैं, वॉट एवर वी एक्सपीरियंस फ्रॉम अवर सेंसरी ऑर्गन्स, हम हर चीज तो अनुभव नहीं कर सकते ना,
जब हर जो चीज अनुभव नहीं कर सकते वो हमारी ज्ञान की सीमा के बाहर है। तो आपने कभी ईश्वर को देखा है क्या? नहीं देखा। तो इम्पिरिसिज्म वाले क्या बोलते हैं, ईश्वर को आप अनुभव नहीं कर सकते, आत्मा को आप अनुभव नहीं कर सकते हो, परम तत्व का आप अनुभव नहीं कर सकते हो। आई बात समझ में? मतलब इनका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं, आई बात समझ में? इनका हमें प्रत्यक्ष डायरेक्ट अनुभव नहीं है, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट अनुभव नहीं है, इसलिए इनका जो निश्चित ज्ञान कठिन है, निश्चित ज्ञान कठिन है। ये दो विचारधाराएं आती हैं। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है? ये दो टाइप की विचारधाराएं निकल के आएंगी। यहां तक की बात क्लियर है? ठीक। अब उसमें एक चीज और, एक पॉइंट और निकल के आता है, अभी अपन इसको कंपैरिजन करेंगे। ठीक, यहां पर एक पॉइंट निकल के आता है कि जो अनुभव जन्य ज्ञान है, जो एक्सपीरियंस ज्ञान है, वो यूनिवर्सल और निश्चित नहीं हो सकता। मतलब हमने क्या बोला, हम हर चीज को तो नहीं एक्सपीरियंस कर सकते, तो क्या है वो तुम्हारा क्या नहीं, यूनिवर्सल नहीं हो सकता, यूनिवर्सल नहीं हो सकता, निश्चित नहीं हो सकता। ठीक है, और इस विचारधारा को सपोर्ट करने वाले कुछ नाम चाहो तो आप नोट कर लो। तो उसमें एक नाम आता है तुम्हारा जॉन लॉक का, ठीक, जॉर्ज बर्कले का नाम आता है, जॉर्ज बर्कले, और डेविड ह्यूम का नाम आता है, डेविड ह्यूम का नाम आता है। ठीक, अब इन दो नाम, ये दोनों बात समझ में आ गई, जो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। सिंपल भाषा में याद रखो, एक है तुम्हारा बुद्धिवाद और एक तुम्हारा क्या है, अनुभववाद। अब इसमें एक चीज निकल के और आती है, यहां पर हमारा देखो, अब इसकी समरी अगर हम बात करें तो हमने क्या बोला, इम्पीरिसिज्म, इम्पीरिसिज्म की बात करें, इम्पीरिसिज्म। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, इम्पीरिसिज्म बोलता है कि नॉलेज कम्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस। नॉलेज कहां से आएगा, नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। ठीक, और रैशनलिज्म क्या बोलता है, रैशनलिज्म, रैशनलिज्म क्या बोलता है, नॉलेज कम फ्रॉम रीजन। आप ऐसे लिखो, नॉलेज कम फ्रॉम रीजन। तो हमारे यहां पर एक बहुत बढ़िया व्यक्ति रहे हैं वेस्टर्न फिलोसॉफी में, जिनका नाम है कांट साहब, इमैनुअल कांट, कांट चाचा, कांट चाचा लिख लो आप, आई बात समझ में? ठीक, तो इन्होंने इन दोनों को मिला के बाद बहुत अच्छी बात बोली। इन्होंने बोला कि नॉलेज इज क्रिएटेड, नॉलेज इज क्रिएटेड व्हेन माइंड यूज रीजन टू ऑर्गेनाइज एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंसेस। बहुत बढ़िया बात बोली है कि नॉलेज कब बनता है, जब आपका माइंड क्या करता है, आपके इंटेलेक्ट को यूज करता है और आपके अनुभवों को क्या करता है, व्यवस्थित करता है, इसलिए ज्ञान बनता है। तो बेसिकली इन दोनों ने दोनों को मिक्स कर दिया, तो ये इनका दर्शन हो गया। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करें तो यहां पर अगर हम आगे बात करते हैं तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, ये मैंने दोनों का बहुत बढ़िया तरीके से अपन ने कंपैरिजन किया हुआ है। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चीज। ठीक है, ये तो फाउंडेशन बोला हमने, बुद्धिवाद और अनुभववाद। ठीक, तो ज्ञान का सोर्स की बात क्या कर रहे हैं, वो अगर हम यहाँ पर सोर्स की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, अगर हम बात करें कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ नॉलेज, सोर्स ऑफ नॉलेज, तो बुद्धिवाद में क्या है, रीजन है, इंटेलेक्ट है, और यहाँ पर एक्सपीरियंसेस है। ठीक है, ये जन्मजात प्रत्यय हैं, मतलब हम क्या बोल रहे हैं, इनेट आइडियाज बोल रहे हैं। ठीक है, ये इनेट आइडिया को क्या करते, एक्सेप्ट करते, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ ज्ञान में क्या बोला, ये हमारा क्या है, अनुभव पूर्व है, और ये इसका जो ज्ञान है अनुभव होने के बाद जो ज्ञान प्राप्त हुआ, अनुभव उत्तर अपोस्टीरियर नॉलेज की बात करते हैं। हमारा इसका नेचर कैसा है, यूनिवर्सल है, सर्टन है, नेसेसरी है, ये क्या है, संभावित है, हो सकता है, लिमिटेड है, और बदल भी सकता है। देखो बदल परिवर्तनशील क्यों बोला गया, कि आज मान लो कि चलो मैं आज आपसे मिला, आपसे मिलके मेरे को एक्सपीरियंस बहुत अच्छा अनुभव हुआ, कल के दिन तुम्हारे मन में खोट, तुम्हारा मेरे प्रति व्यवहार बदल गया। तो जब तुम्हारा मेरे प्रति व्यवहार बदल गया, तो मैंने मेरा जो एक्सपीरियंस किया, जो मेरा अनुभव तुम्हारे लिए पहले अच्छा था और बाद में खराब है, तो मेरा जो ज्ञान में संशोधन पॉसिबल है कि नहीं, संशोधन होगा, डेफिनेटली चेंजेस आएंगे। वैसे भी इंसान तो वैसे ही रंग बदलता है। ठीक है, तो आज कुछ और है, वो वैसे भी इंसानों के बहुत सारे चेहरे होते हैं। ठीक है, आज आपको पहला चेहरा दिख गया, आपको लगा रहा है ग्रेट आदमी है, 4 दिन बाद देखा तो पता चला कि क्या आदमी था ये तो। ठीक है, तो आपको उसको लेकर आपका क्या हो गया, अनुभव बदल गया ना, आपका एक्सपीरियंस बदल गया ना। तो जब एक्सपीरियंस बदल गया, अनुभव बदल गया, तो ज्ञान भी बदलेगा, और ज्ञान बदलेगा मतलब एम्पिरिसिज्म वाले, अनुभववाद वाले ये बोलते हैं कि ज्ञान क्या है, परिवर्तनशील है, चेंज हो जाएगा।
अगर उदाहरण बात करें तो मैथमेटिकल तो लॉजिक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम अनुभव विज्ञान की बात करें, सर्वे की बात करें, एक्सपीरियंस की बात करें, दीज आर दी एग्जाम्पल। ठीक है, और मन की स्थिति की बात करें तो क्या होती है, एक्टिव होती है। ठीक है, और यहाँ पर इंपेरिसिज्म में क्या बोला गया, इंपेरिसिज्म का बोलना ये है कि भैया बुद्धि के पास कोई इनिट आइडिया तो होते नहीं है, हमारी जो बुद्धि होती है वो एक हमारे ब्लैंक पेपर की तरह होती है। फिर जैसे जैसे अनुभव उसको होते चले जाते हैं, बच्चा जैसा पैदा होता है उसको कुछ सोच समझ तो पड़ती है नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे जब देखता है पूरे 365 दिन निकालेगा सारी ऋतुओं के, उसको जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाएगा, मतलब एक वो कागज पूरे कागज के समान है, उस पर तुम जिस तरीके से लिखना चाहो, जैसी उसकी परवरिश करोगे वैसा होता चले जाएगा। मैं किसी एक विचारधारा का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं दोनों विचारधाराओं के अपने अपने तर्क रख रहा हूं, दोनों दोनों दर्शनों के अपने अपने तर्क रख रहा हूं। तो बेसिकली हमारे वेस्टर्न फिलोसॉफी में दो ही चीज निकल के आती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा भी हम क्या बोल सकते हैं, इसमें हम और चीजों को भी कैटेगराइज कर सकते हैं। आप चाहो तो यहां पर लिख सकते हो, मैं यही लिख देता हूं, एक पेज अपन इसमें ऐड कर लेते हैं, इसके बाद अपन इसमें लिख लेते हैं। ठीक, अब यहां पर हम बात करते हैं कि वेस्टर्न फिलोसॉफी में एक चीज निकल के आती है आपकी इंट्यूशंस की। इंट्यूशन, इंट्यूशन, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये रैशनलिस्टिक ट्रेडिशन है। इंट्यूशन मतलब छठी इंद्रिय, हम देसी भाषा में बात करें, मतलब जो हमारे पांच सेंस ऑर्गन है उसका एक्सपीरियंस के आधार पर हम जो बुद्धि, इंट्यूशन भी होता है, एक तुम्हारा टेस्टिमनी भी होगा, टेस्टिमनी, टेस्टिमनी मतलब बेसिकली इसको हम बोलते हैं सोशल एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी। ठीक है, सामाजिक ज्ञान मीमांसा मतलब समाज में किसी कोई विश्वसनीय आदमी ने, कोई रिकॉग्नाइज आदमी ने, किसी ने कोई बात बोल दी, बोले हाँ ठीक है सही बोल रहा होगा, उससे हमें ज्ञान मिल गया। ठीक है, एक होता है तुम्हारा रिलीजियस फिलोसॉफी में रिवेलेशन। रिवेलेशन, रिवेलेशन मतलब रिलीजियस फिलोसॉफी की बात करते हैं हम, रिलीजियस फिलोसॉफी की बात करते हैं, हमारा पर्टिकुलर किसी चीज में फेथ है। ठीक है भैया कि आज कोई संकट आ जाएगा तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, सबका अपना अपना फेथ होता है कि बोले भगवान आएंगे हमको चीजों से दूर करेंगे, मतलब समस्या से, संकटों से दूर करेंगे। कई बार आप लोगों ने देखा, तुम रक्षक काहू को डरना। ठीक है, तो उस तरीके से हमारा क्या होता है, रिलीजियस फेथ होता है। एक होता है कुछ चीज हमारी मेमोरी में रह जाती है, मेमोरी में, मेमोरी में। ठीक है, इसको हम सिंपली एपिस्टेमोलॉजी बोल देते हैं। ठीक है, और एक होता है इंट्रोस्पेक्शन, हम हमेशा आजकल काफी ट्रेंड में है, किसी को जानो या मत जानो खुद को जान लो। आई बात समझ में, मतलब आपको खुद के बारे में क्या होना चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। कुछ वर्ड्सों को ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब हम आगे बात, अगले टॉपिक की बात करते हैं। अब हम इंडियन दर्शन की बात करते हैं। तो इंडियन दर्शन में अगर हम कोई एपिस्टेमोलॉजी की बात चल रहे हैं, आप ये पढ़ते टाइम पर टॉपिक की इंडेक्सिंग मत भूलना। हम पढ़ क्या रहे थे, हम फिलोसॉफी पढ़ रहे थे, चार ब्रांचेस की बात कर रहे थे। कौन कौन से ब्रांच की बात कर रहे थे, हमने पहले बात की थी मेटाफिजिक्स की, अब हम बात करें एपिस्टेमोलॉजी की। और एपिस्टेमोलॉजी में मतलब क्या है, जो ज्ञान है, जो परम तत्व है, उसके ज्ञान तक कैसे पहुंचा जाए, सोर्स क्या है, ज्ञान कैसे एक्वायर करें, ठीक है, क्या लिमिटेशन है। तो अभी हमने वेस्टर्न फिलोसॉफी में देखे कौन कौन से सोर्सेस है, इंडियन फिलोसॉफी में जो कि हमारा मेन टॉपिक है, हमको इसमें देखना है। तो इंडियन फिलोसॉफी में ज्ञान के सोर्सेस क्या क्या हैं, साधन क्या क्या हैं। तो हमारा अगला हेडिंग डाल लिया आप, क्या हो जाएगा, मीन्स ऑफ नॉलेज, मीन्स ऑफ नॉलेज इन इंडियन फिलोसॉफी, इंडियन फिलोसॉफी, भारतीय दर्शन में, भारतीय दर्शन में ज्ञान के साधन। ठीक, तो देखो सबसे पहले आप याद कर लो, याद कराना ज्यादा आसान है। ठीक है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं इसका हिंदी इंग्लिश दोनों लिख के आपको बता रहा हूं। ठीक है, लेकिन जब भी हम फिलोसॉफी पढ़ते हैं, इंडियन दर्शन की बात करते हैं, तो अगर इसे मान लो कि हमने पहले बोले प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष को हम ऐसे स्पेलिंग में लिखेंगे प्रत्यक्ष, और इसका इंग्लिश कन्वर्सेशन होगा परसेप्शन, परसेप्शन। तो आपको क्या रखना, पी परसेप्शन, पी प्रत्यक्ष। तो हमारे भारतीय दर्शन में ये 6 टाइप के प्रमाण माने गए हैं, जिनके जिनसे हम ज्ञान एक्वायर कर सकते हैं, हमें नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, भारतीय दर्शन में मतलब 6 टाइपों को, मतलब जो साधनों को प्रमाण बोला गया, ऐसे समझ लो तुम, साधनों को क्या बोला गया, प्रमाण बोला गया, प्रमाण, प्रमाणा, प्रमाण बोला गया है। और ऐसे हमारे 6 हैं। तो एक हो जाएगा प्रत्यक्ष, एक हो जाएगा अनुमान, एक हो जाएगा अनुमान, अनुमान, अनुमान को इन्फरेंस, मतलब अनुमान लगा सकते हैं हम कोई भी चीज का। ठीक है, शब्द की बात करते हैं, शब्द, शब्द, शब्द में वही टेस्टिमनी, टेस्टिमनी। उपमान, उपमान का मतलब कंपैरिजन, कंपैरिजन और एनालॉजी, कंपैरिजन, एनालॉजी। हम इसको काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, हम ये कर लेते हैं शब्द उपमान।
ठीक, और उसके बाद अर्थापत्ति और एक अनुपलब्धि। अर्थापत्ति का मतलब होता है पोस्टुलेशन, प्री-अजम्पशन, मतलब कोई भी दो चीजें अगर विरोधाभास की हैं उनको समझाने के लिए अगर हम एक थर्ड अजम्पशन मान लेते हैं तो उसको बोल देते हैं हम अर्थापत्ति। और अनुपलब्धि मतलब हम क्या होते हैं ना कि भैया देखो क्या बोला जाता है, आप लोगों ने एक बहुत बढ़िया कहानी गहरी बात सुनी होगी, अब्सेंस इज द बेस्ट प्रेजेंस। आई बात समझ में? मतलब क्या होता है, कई बार किसी चीजों के अभाव के कारण भी हमें उन चीजों का ज्ञान मिल जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे कर सकते हो। तो हमको अगर हम भारतीय दर्शन में अगर हम प्रमाणों की बात करें तो आप कैसे याद रख सकते हो, पासु, पासुआ, पासुआ, आप इस चीज को याद रखोगे तो बड़े आसानी से याद रख पाओगे। क्या हुआ, पासुआ, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। फिर से बोलो एक बार, क्या बोलोगे, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। ठीक है, तो ये 6 प्रमाणों की बात की गई है। तो भारतीय दर्शन में 6 प्रमाणों को स्वीकारा गया है। तो अब सबसे पहले अपन हेडिंग डालेंगे किसकी, हम बात करेंगे प्रत्यक्ष की। किसकी बात करेंगे, पहले प्रमाण की बात करेंगे, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहां पर प्रत्यक्ष। ठीक, इसको बोलते परसेप्शन, परसेप्शन, इंग्लिश में परसेप्शन। ठीक है, मतलब सिंपल दो चीज याद, दो चीज है। मतलब प्रत्यक्ष का मतलब होता है, देखो डायरेक्ट बोलते हैं हम, डायरेक्ट। एक हमारे पास कई सारे सेंसेस ऑर्गन है, सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है, और हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। जब ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आएंगे, कौन कौन, सेंसरी ऑर्गन्स और हमारा जो ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब ये आपस में प्रत्यक्ष डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे तो जो हमें ज्ञान मिलेगा उसको हम बोलेंगे प्रत्यक्ष ज्ञान बोलेंगे, हम प्रत्यक्ष प्रमाण बोलेंगे, ये बोल सकते हैं। मतलब परसेप्शन, परसेप्शन इज अ नॉलेज produced by direct contact between sensory object and object। ठीक, मतलब देखो ऐसे इसके एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये हो गया प्रत्यक्ष। मतलब देखो आपने क्या करा, आप किचन में गए, आपने गैस पे देखा और गैस पे दूध उबलते हुए देखा, और आपकी आंखों को ये दिख रहा है, आपकी आंखों को दिख रहा है कि भैया दूध उबल रहा है। ठीक है, तो आपकी आंखों ने देखा और आपको ज्ञान हो गया कि हाँ दूध उबल गया। ठीक है, आपके घर में बजी घंटी, घंटी की आवाज सुने आपने, कानों से सुनी, और कानों से सुन के आपको ये तो समझ में आ गया कोई तो आया है। ठीक है, आपके घर में बढ़िया सा कोई परफ्यूम लगा के आया है। ठीक है, आपको नाक से क्या आ गई, खुशबू आ गई, स्मेल आ गई, तो आपको समझ में आता है ना कि अच्छी स्मेल है। या अगर मान लो कि कहीं से कोई ऐसी स्मेल आ रही है जो इनटॉलरेबल है, जो आप जिसको सहन नहीं कर सकते हो, तो वो आपको स्मेल से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको चाय लाके दी गई और आपने अचानक से एकदम चाय को उठा लिया, और चाय को जैसे आपको गर्म लगा और आपने हाथ पीछे खींच लिया, तो आपने स्पर्श किया ना, स्पर्श करने के बाद आपको समझ में आया ना कि भैया ये चाय को भी ठंडी होने के बाद पियो। ठीक है, आपने कुछ खा के देखा, आपको समझ में आ रहा है कि स्वाद है, खट्टा है। बेसिकली मैंने 5 एग्जांपल आपके किसकी बात कर दी, इंद्रियों के सेंसेस के बारे में बात कर दी, जो कि ऑब्जेक्ट के प्रत्यक्ष कांटेक्ट में आने के बाद जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण बोलेंगे, प्रत्यक्ष ज्ञान बोलेंगे। अगले टॉपिक पे आ जाओ। अगला हमारा कौन सा हो जाएगा, प्रत्यक्ष के बाद होता है आपका अनुमान। क्या होगा, अनुमान, अनुमान, इसको लिखेंगे अनु प्लस मान। पूरा आप एक साथ लिख लेना, जब अपने नोट्स में पढ़ो, इसको पढ़ जरूर लेना, बहुत काम की चीज है। ठीक है, मतलब प्रत्यक्ष के आधार पर अप्रत्यक्ष ज्ञान, डायरेक्ट के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्ट परसेप्शन, ठीक है, द नॉलेज ऑफ अप्रत्यक्ष, नॉन परसेप्शन। तो बेसिकली हम लिख सकते हैं प्रत्यक्ष के आधार पर, प्रत्यक्ष के आधार पर अप्रत्यक्ष का ज्ञान। ठीक है, देखो अनु का मतलब होता है, अनु का मतलब होता है पश्चात, इसको लिख सकते हैं हम आफ्टर। और मान का मतलब होता है ज्ञान, दैट इज नॉलेज। नॉलेज, ठीक है, मतलब हम इसको दोनों को मिला के लिखें, मतलब किसी पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान के बाद, पहले से हमें कोई चीज ज्ञान है और फिर हमें पूर्व ज्ञान के बाद ज्ञान की प्राप्ति होना। ठीक, तो बेसिकली इसको इंग्लिश में अगर हम बात करें, अनुमान को अगर आप इंग्लिश में जो आप
बुक में देखोगे तो आपके लिए इसके लिए वर्ड मिलता है इन्फरेंस, इंटरफेरेंस नहीं, इन्फरेंस। इन्फरेंस हमने क्या वहां से इन्फरेंस निकाला, तो बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं, इन्फरेंस, इन्फरेंस इज अ नॉलेज ऑफ अनसीन derived from सीन, जो देखने के बाद हमें, जो हमने जिसको नहीं देखा। सिंपल सा एक एग्जांपल है, मान लो कि यहाँ पर एक पहाड़ बना हुआ है, ठीक है, यहां से धुआं निकल रहा है, ठीक है, आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, आपको धुआं दिख रहा है, आपको ये ज्ञान है कि यहाँ पहाड़ के ऊपर धुआं आ रहा है, तो आप इससे ये कंक्लूजन निकालोगे कि भैया यहाँ आग लगी हुई होगी। चलो पहाड़ वहाड़ की बात तो सोचो, कभी आप कहीं घूमने जाते हो, अगर आपको मान लो कि आप भंवरपुर घूमने चले गए, ठीक है, आप कहीं कहीं भी घूमने चले गए और कहीं बिल्डिंग में से क्या है ऐसी धुआं निकल रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो ना कि यार भैया ये बिल्डिंग में आग लग गई होगी। तो आपने क्या करा, धुएं को देखकर किसका, आग का अंदाज लगा लिया, अनुमान लगा लिया, या उसका अनुमान के बारे में समझ में आया। मान लो कि छोटा बच्चा रो रहा है, छोटा बच्चा है, रो रहा है, तो उस बच्चे की रोने को देखकर उसकी अम्मा ये अंदाजा लगा लेती, अनुमान लगा लेती कि ये भूखा होगा, इसको दूध पिलाओ। ठीक है, आप कहीं बाहर से आए, कोचिंग वोचिंग पढ़ के आए, कहीं ऑफिस ऑफिस से होके आए, घर में कई नए जूते रखे बाहर, ठीक है, और आप बाहर जूते देख के, अरे कोई ना कोई घर में मेहमान जरूर आया है, तो हमको ज्ञान किस चीज का है, बच्चा रो रहा है, हमें ज्ञान किस चीज का है कि धुआं उड़ रहा है, हमें ज्ञान किस चीज का, जूते बाहर रखे हुए हैं, और उस ज्ञान के आधार पर हमने जो नहीं देखा है, आग तो हमने देखा नहीं है ना, तो आग के बारे में अंदाजा लगा रहे हैं, ठीक है, हम देख रहे हैं कि बच्चा भूखा है, ठीक है, इसको दूध पिलाओ, ठीक, ये सारी चीजें होती है, तो ये हो गया अनुमान। तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है पासुआ, पासुआ, गायब हो गया ये पासुआ, खैर एनीवेज, ठीक है। अगली हम बात करें तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरा होता है शब्द, 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 ठीक है, शब्द, ठीक है, इसको जब हम कन्वर्जन करते हैं तो टेस्टिमनी, 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 टेस्टिमनी का मतलब होता है अथॉरिटी, अथॉरिटी, ठीक है। सो बेसिकली हम क्या बोलना चाह रहे हैं, इसकी अंग्रेजी लिख लो, फिर अपन इनको देसी भाषा में समझा दूंगा मैं क्या होता है, कि टेस्टी मनी इज अ नॉलेज, नॉलेज obtained from the statement of trust वर्दी अथॉरिटी। आई बात समझ में, किसी भी विश्वसनीय व्यक्ति, मतलब जिसकी थोड़ी सी ठीक ठाक इमेज हो, विश्वसनीय व्यक्ति है, कोई शास्त्रों में लिखा हुआ है, कोई प्रमाणित स्रोत है, उनसे जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्बल टेस्टिमनी बोल सकते हैं, अथॉरिटी बोल सकते हैं। देखो आपने सुना होगा कि डॉक्टर ने आपको बोला कि भैया तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, दिन में गोली 2 बार खाना है, तुम खाओगे कि नहीं खाओगे, बिल्कुल खाओगे, ठीक है। मौसम विभाग ने बोला है, मौसम विभाग ने बोला है कि भैया अगले 24 घंटे भयानक बारिश होने वाली, बिजली गिरने वाली, घर से बाहर मत निकलना, समाचार पत्रों में कुछ कुछ आ रहा है, आप उसको मानोगे कि नहीं मानोगे, ठीक है। एक एग्जांपल को सुनो, मान लो कि आप कहीं जाते हो, आप बहुत सारे टॉपर स्टॉक में बैठते हो, ये बहुत गहरी बात बोलने वाला हूं मैं ना, टॉपर स्टॉक में बैठते हो, फलाने ढिमके के अधिकारी, टॉपर्स, बड़े बड़े लोग आएंगे, बोलेंगे कि भैया हम तो 24 घंटे में से 48 घंटे पढ़ते थे, हम तो मोमबत्ती की लाइट में घुस के बैठ के पढ़ते थे, हम फलाना करते थे, हम ढिमका करते थे, ठीक है। तो आप उनकी बात मानना पड़ेगी आपको, क्योंकि एग्जाम टॉपर बनने से पहले वो भी काम जनते ही थे, लेकिन टॉपर बनने के बाद विचार बदल जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कोई टॉपर की टेस्टिमनी देखते हो आप कि भैया ऐसा करते थे, हम वैसा करते थे, ठीक है भैया, जो है सो है क्लीन। कहने की बात क्या है कि आप कोई भी तो अगर कोई टॉपर है, ठीक है, चलो खैर ये छोड़ो, तो अगर कोई ट्रस्टवर्दी अथॉरिटी है, कोई विश्वसनीय पर्सन है, तो उसकी बात पे भरोसा करोगे, तो वो हो जाता है टेस्टिमनी शब्द होते हैं। तुम अगर बात करते, तुमने देखा तो नहीं अंटार्कटिका कैसे दिखता है, तुमने ज्योग्राफी किताबों में देखा, मैप में देखा, तो किताबों में लिखा हुआ, एनसीईआरटी किताबों में लिखा हुआ, एनसीईआरटी की अथॉरिटी है कि नहीं है, बिल्कुल है साहब। तो भैया वो आप बात मानोगे कि नहीं मानोगे, मानना पड़ेगी, ठीक है। अब चौथे की अगर हम बात करें, ठीक, चौथे में अगर हमारा शब्द कहाँ गया, ये पेन ये रहा, फोर्थ में उपमान की, उपमान, उपमान, ठीक, उपमान, उपमान का मतलब हो जाता है कंपैरिजन, कंपैरिजन और एनालॉजी, एनालॉजी, ठीक। तो बेसिकली कंपैरिजन, ये जिसके लिए हम बोलते हैं कंपैरिजन, कंपैरिजन इज अ नॉलेज, 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 कंप
नॉलेज गेन्ड थ्रू सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी किसी वस्तु की समानता के आधार पर, मतलब हम कंपैरिजन करके बता सकते हैं। जैसे हमने क्या बोला कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया, समझना बात को। अगर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया, क्या दे दिया कि भैया भैया ऐसा एक जानवर है जिसके क्या होते हैं, 4 पैर होते हैं, इस तरीके से गाय जैसी दिखती है और ये जंगलों में पाई जाती है, ऐसी होती है नीलगाय। ठीक है, क्या होती है ऐसी, नीलगाय ऐसी दिखती है। तो आप जब भी जंगल सफारी करने जाओगे, आपको कोई भी गाय दिखेगी, आप क्या बोलो कंपैरिजन, बोले यार ऐसी दिखती थी, ये गाय है तो हो ना हो, ये जरूर क्या है, ये नीलगाय है। आप किसी भी चीज का क्या कर सकते हो, कंपैरिजन करके उपमान उस तरीके से बता सकते हो। ठीक, अब उसके बाद हमारा जो पांचवा जो टर्म निकल के आएगा, पांचवा हमने जो बोला, पांचवा प्रमाणित वाले डायग्राम पे हम आएंगे, जिसको बोलते हैं हम अर्थापत्ति। क्या बोलते हैं, अर्थापत्ति। ठीक, अर्थापत्ति। ठीक, इसका मतलब होता है पॉस्टुलेशन, पॉस्टुलेशन, पॉस्टुलेशन या प्री अजम्पशन, प्री अजम्पशन। प्री अजम्पशन मतलब क्या होता है कि भैया देखो, एक घटना ये है, एक घटना ये है, और दोनों कैसी हैं, एक दूसरे को विरोधाभास वाली है। ठीक है, दोनों अपोजिट हैं। ठीक है, दोनों अपोजिट हैं। तो इन, एक घटना ये है और एक घटना ये, दोनों कैसी, कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर की, अपोजिंग नेचर की हैं। और इस चीज के लिए एक मैं थर्ड अजम्पशन मान लूंगा, इसमें मैं थर्ड एक एक थर्ड कल्पना कर लूंगा, जो दो विरोधाभास इवेंट को सपोर्ट करने के लिए काम आएगी। तो बेसिकली इसके लिए अगर हम बात बोल सकें तो हम क्या बोलेंगे कि इज नॉलेज, अर्थापत्ति क्या है, नॉलेज ओबटेन by making necessary assumption to explain apparent, जो दिखने वाला, apparent contradiction, विरोधाभास, contradiction, जो हमारा किसी भी घटना को समझाने के लिए हमें कल्पना करनी पड़े, जो दो विरोधाभास चीजें हैं उन दोनों को क्या करेंगे हम, उसको समझाने के लिए हम एक नया assumption मानेंगे। आई बात समझ में। ठीक है, जिसमें एक एग्जांपल बोलता हूं कि यार XYZ, मान लो हम रोहन का नाम ले लेते हैं। ठीक है, XYZ किसी का, रोहन, रमेश, मोहन, सोहन, किसी का भी नाम ले सकते हैं। रोहन पढ़ता नहीं है, कहां पर नहीं पढ़ता, क्लास में नहीं पढ़ता, फिर भी उसके अच्छे नंबर आ रहे हैं, फिर भी उसके बहुत, वो टॉप कर रहा है, वो टॉपर है, वो 24 घंटे में से 48 घंटे पढ़ता है। ठीक है, मोमबत्ती की लाइट में। ठीक है, तो बेसिकली दो अपोजिंग स्टेटमेंट हो गए ना, कि रोहन क्या है, कि रोहन क्लास में पढ़ नहीं रहा है, फिर भी नंबर अच्छे आ रहे हैं। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्या अर्थापत्ति लगा सकते हैं, क्या हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भैया वो घर में रात में पढ़ लेता होगा चुपचाप से, बाकी सबके सामने नहीं पढ़ता होगा। एक और एग्जांपल सुनो, ये व्यक्ति जो है, ठीक है, ये बहुत पतला है, नहीं ऐसा लिखो, बहुत मोटा है ये व्यक्ति। ठीक है, और ये खाना नहीं खाता है। तो ये दोनों बात अपोज में विरोधाभास है कि नहीं, भैया मोटा भी भयंकर है, खाना भी नहीं खाता है, तो हो सकता है भैया सबके सामने नहीं खाता हो, रात में जब सब सो जाते तब उठ के खा लेता हो, तो कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो बेसिकली विरोधाभास को दूर करने के लिए एक हमें कल्पना की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये बात याद रखना, मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि विरोधाभास में कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास को दूर करने के लिए हमें एक कल्पना करनी पड़ेगी। और वैसे भी कवि लोगों का जीवन तो कल्पना पर आधारित है। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं अपन, इस वाले को भी अपन समझेंगे। 6 पॉइंट समझ लो, 6 में अनुपलब्धि, अनुपलब्धि। ठीक है, इसको भी लिखते हैं हम इसी तरीके से, अनुपलब्धि मतलब नॉन परसेप्शन, परसेप्शन। ठीक है, मतलब अभाव का ज्ञान, ठीक, अभाव का ज्ञान। मतलब क्या होता है कि हमने क्या होता है, अब्सेंस इज द बेस्ट प्रेजेंस, अब्सेंस। ठीक है, किसी वस्तु के अनुपस्थिति के कारण, उसका हमें प्रत्यक्ष ज्ञान पता है कि भैया उसको क्या बोलते हैं, अनुपलब्धि बोलते हैं। मान लो कि यहाँ पर एक टेबल है और यूजुअली यहाँ किताब रखी हुआ करती थी। ठीक है, ठीक है, ये टेबल पे किताब रखी हुई है। ठीक है, और वही हमने बोला कि ये टेबल है, यहाँ पर किताब मिसिंग है, तो यहाँ पर हमें पता है कि क्या नहीं है, टेबल पे किताब नहीं है। अगर एक कमरा है, कमरे में एसी नहीं है, तो जो चीज नहीं है हमें दिख रहा है ये नहीं है, और नहीं होने के कारण उसका हमें ज्ञान हो रहा है कि ये चीज नहीं है। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से हमारे भारतीय दर्शन में ये 6 प्रमाणों की बात की गई है। कौन से, पांचवा की।
ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझ लो आप, मैंने आपकी सहूलियत के लिए क्या बोला था, ये समझ लो। ये बात कर रहे हैं प्रमाण की। प्रमाण प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, परसेप्शन, इन्फरेंस, टेस्टिमनी, कंपैरिजन, पोस्टुलेशन, नॉन परसेप्शन। ठीक है, एग्जांपल, इंद्रिय संपर्क में ज्ञान मतलब प्रत्यक्ष कॉन्टेक्ट बिटवीन दी सेंसरी ऑर्गन एंड दी ऑब्जेक्ट। फिर क्या बोला, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष का ज्ञान है ना, किसी जाने माने व्यक्ति का कथन समानता के आधार पर। ठीक है, आवश्यकता पढ़ने पर दो विरोधाभास स्टेटमेंट को क्या करना है, कॉन्ट्रडिक्शन को हमको क्या करना है, उसको जस्टिफाई करने के लिए हमको ये कर लेते हैं, और अनुपलब्धि अभाव का ज्ञान। हाँ, ये तो सब एग्जाम्पल तुम आराम से देख सकते हो बैठ के। ठीक, अब उसके बाद हम बात करें, देखो ये कौन सा, अब इसको मैं लिख के थोड़ा सा ये समझ लो। ये हम बात करें वेस्टर्न फिलोसॉफी, किसकी, वेस्टर्न फिलोसॉफी। और हम किसकी बात करें, इंडियन दर्शन की। ठीक, तो यहाँ पर आप ये वापस से हम मार्कर ले आ रहे हैं। ठीक है, इसका मुख्य फोकस क्या होता है, मेन होता है कि परम तत्व क्या है। ठीक है, और यहाँ पर भारतीय दर्शन में क्या है, ज्ञान के कई सारे प्रमाण के बारे में बात की गई है। हम डिवीजन करते हैं रैशनलिज्म वर्सेस एम्पिरिसिज्म, मतलब बुद्धिवाद और अनुभववाद, लेकिन यहाँ पर हम प्रमाण थ्योरी की बात करते हैं। यहाँ पर हम बुद्धि के और अनुभव की बात करते हैं। यहाँ प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, ये सब मैं बता चुका हूं तुमको, और नॉर्मली ये दो होते हैं। यहाँ पर कई सारे मल्टीपल प्रमाण की हम बात करते हैं। तो एपिस्टेमोलॉजी में आज के लिए इतना ही। एक लेक्चर और लेके आऊंगा जिसमें मैं मॉरल फिलोसॉफी की बात करूंगा और सोशल और पॉलिटिकल फिलोसॉफी की बात करूंगा। उसका भी कारण बता दे रहा हूं मैं क्यों लेके आऊंगा, कि जो मॉरल फिलोसॉफी है वो आपके सिलेबस में एथिक्स दिया हुआ है, तो उसमें अपने को बेसिकली उसका डायमेंशन क्या 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 पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और आपके सिलेबस में कुछ हमारे सोशियोलॉजिकल, अगर समाज से सोशल थिंकर भी दिए गए हैं, और फिलोसॉफिकल थिंकर के नाम पे कुछ स्पेसिफिक थिंकर दिए गए हैं। तो एक छोटा सा लेक्चर लेके आऊंगा मैं किसके बारे में, इथिक्स के बारे में, और आपकी सोशल पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के बारे में। उसके बाद अगले लेक्चर से हम इंडियन दर्शन की बात करेंगे, ऑन व्हाट बेसिस वी कैटेगराइज दी, भारतीय दर्शन को हमने कैटेगराइज किया है और किस तरीके से हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, और फिर हम षड दर्शन की बात करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी अगर आप बात बोलना चाहते हो कमेंट के माध्यम से बोल सकते हो। थैंक यू वेरी मच।